हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मैथ में सीरीज की, जो कि पिछला सीरीज में 50 प्रश्न के कराया जा चुका है। आज उसके बाद हम 50 के आगे चलेंगे, 51 नंबर से चलेंगे। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग उस 50 प्रश्न को अच्छे से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक ऑप्शन को समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न है, प्रश्न के आंसर को केवल ही समझाया गया हो। ऐसा नहीं है। उसमें जितने भी चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के बारे में बताया गया है। अगर आप मैथ नहीं भी पढ़े होंगे, अगर इस सीरीज को हल करेंगे तो अवश्य ही आपके लिए यूजफुल होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से यूजफुल होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन के बारे में बताया जाता है। ठीक है। तो आप सीरीज के साथ अवश्य जुड़िए, और फुल टाइम उसमें जो भी जितने प्रश्न पढ़ाए गए हैं, पूरे प्रश्न को समय दीजिए। जरूर कुछ न कुछ प्रत्येक ऑप्शन से आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए, आप हम लोग आगे इसके 50 के आगे प्रश्न करते हैं। 51 नंबर से करते हैं कि 51 से प्रश्न क्या है, क्या आया हुआ है। ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे 51 नंबर ये कह रहा है वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा होगी। देखिए, आपको पता है कि मैथ 25 नंबर का आता है। 25 नंबर ही आपके लिए बहुत ही भारी पड़ जाता है कभी कभी। होता यूं है कि सबसे ज्यादा बैक मैथ में ही लगता है। ठीक है। तो आप मनोयोग से पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए। जैसे यहाँ पढ़ाया गया है, आप टीएसपी क्लासेस से जुड़ जाइए। अवश्य ही आपको मैथ बिल्कुल 100% है कि समझ में आएगा। चलिए देखिए, 51 प्रश्न ये कह रहा है वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा होगी। आपको पता है कि इसमें 10 क्या है, निम्न सीमा है, और 20 क्या है, उच्च सीमा है। तो पूछ रहा है कि 10 और 20 की उच्च सीमा क्या होगी। तो 10 और 20 की उच्च सीमा क्या होगी? 20 होगी। क्या होगी? 20 होगी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 52 कह रहा है वर्ग 30 और 40 का मध्य बिंदु वर्ग है। तो देखिए, 30 और 40, जब हम 30 से 40 की तरफ चलते हैं तो इसमें मध्य बिंदु कौन सा आता है? 35 ही होगा। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, 35। ठीक है। 53 प्रश्न देखिए, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। ये डेलट 2019 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जब हम पहला सीरीज जब इसके पहले करा रहे थे 1 to 50 का, उसमें भी यह प्रश्न आया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये, थ्योरेटिकल प्रश्न में इसको मान लीजिए आप। तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। चलिए देखिए, 54 नंबर से ये कह रहा है 21 की अनुवर्ती संख्या। देखिए, अनुवर्ती दो बार पूछा है, एक बार अनुवर्ती करिए, फिर उसका जो आए उसका अनुवर्ती करिए। ऐसा प्रश्न डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया है। फर्स्ट पिछले साल फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है, 2023 के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये गलती हो जाती है। पूछ ये रहा है, हम अनुवर्ती और उत्तरवर्ती ये सब बता चुके हैं। पिछला सीरीज आप देख लीजिएगा, उसमें काफी डिटेल से बताया गया है। तो कह रहा है 21 की अनुवर्ती। पहले 21 की अनुवर्ती यानी 21 की अनुवर्ती क्या होगा? 22 होगा। एक बढ़ जाएगा 22। अब फिर कह रहा है इसकी अनुवर्ती बताइए। यानी 21 की अनुवर्ती 22 हुआ, अब 22 का अनुवर्ती कितना हो जाएगा? 23, यानी 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? द। कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी। कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया 0.5 हेक्टेयर। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा की माप बताइए। यहाँ पे क्षेत्रफल से आयत के क्षेत्रफल से प्रश्न दिया गया है। तो आयत के क्षेत्रफल से प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, कितने वर्ग मीटर होते हैं, सॉरी, कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न थोड़ा सा ये प्रश्न बड़ा है, इसको कर लेते हैं हम।
ट्वेंटी 55 नंबर को देखिए, यहाँ पे एक पेज हमने रखा है, तो ये 55, देखिए यहाँ 55 प्रश्न कर लेते हैं। कह रहा था कि सवाल ये कह रहा है 55 नंबर, 55 ये है। एक आयताकार मैदान एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। आयताकार मैदान, तो इस मैदान की भुजा 125 मीटर दी है और मैदान की एक भुजा 125 मीटर दी है, तो दूसरी भुजा की माप होगी। तो सबसे पहले एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है। चलिए प्रश्न लगा लेते हैं। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है? बराबर 0.5 हेक्टेयर, हेक्टेयर दिया है। और एक भुजा दिया है, कितना दिया है? एक भुजा 125 मीटर दिया है। यानी एक भुजा 125 मीटर दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है एक यूनिट हमारी हेक्टेयर में है। और एक भुजा दिया है, भुजा मान चलिए एल दिया होगा सपोज दैट, तो कितना है? 25 मीटर। तो स्वाभाविक सी बात है हेक्टेयर एक है और एक क्या है? मीटर है। यानी एक यूनिट हेक्टेयर में है, एक यूनिट मीटर में है, तो इन दोनों में को चेंज कर दीजिए, चाहे हेक्टेयर में कर लीजिए या मीटर में कर लीजिए। लेकिन आंसर आपका किस में दे रखा है? आंसर जो दे रखा है वो सब मीटर में दे रखा है, तो इसलिए हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक हेक्टेयर बराबर, एक हेक्टेयर बराबर 10,000, 10,000, क्या इधर सैकड़ा हजार, 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, ये पता होगा। तो एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, तो 0.5 हेक्टेयर बराबर कितना होगा? 0.5 का गुणा कर दीजिए इसमें, इंटू 10,000 में, 1,000 10,000 हो गया, तो एक दशमलव से एक जीरो कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 5,000 वर्ग मीटर हो गया। ये क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल कितना आ गया? 5,000 वर्ग मीटर। तो अब आयताकार, अब निकाल लीजिए सवाल को। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल इक्वल टू एल इंटू बी। क्षेत्रफल कितना दिया है? 5,000 हो गया, बराबर एल का मान 125 दिया है, बी का मान पूछ रहा है। तो 5,000 के बटा कितना? 125 इक्वल टू बी। काट दीजिएगी, ये 25 से काटिए, 25 दूना 50, 200 हो गया, और 25 पंचे 125, फिर 25 से काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 चौके 20, 40। यानी बी, बी की वैल्यू, दूसरी भुजा की वैल्यू कितनी आ गई? 40 मीटर। कितनी आ गई? 40 मीटर। तो ये देखिए ऑप्शन कौन सही है? देखिए ऑप्शन दिया है, ये है 40 मीटर, ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2019 में पूछा गया है। फिर कह रहा है एक घन मीटर बराबर होता है, एक घन मीटर बराबर कितना होता है? आपको पता होगा, एक घन मीटर बराबर 1,000 लीटर होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया, 2019 में पूछा गया है। आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होता है। सॉरी, कह रहा है आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल किसके समानुपाती होता है? तो सबसे पहले आप आयत चित्र बना लीजिए। देखिए आयत चित्र ऐसे इस तरीके से बनता है कुछ, देखे होंगे आप वर्ग अंतराल जब पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि आयत चित्र समथिंग, अच्छा हो गया, एक मिनट, इस तरीके से देखे होंगे। ठीक, इस यहाँ पे होता है क्षेत्रफल होता है, और यहाँ पे क्या होता है? बारम
बारता, ये वाली जो लाइन होती है बारंबारता होती है। तो क्षेत्रफल किसके समानुपाती हो गई? बारंबारता के। तो आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल किसके समानुपाती होता है? वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होता है। ठीक है, 58 देखिए, संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं क्या? तोरण, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संचयी जो बारंबारता हो और प्राप्तांक होता है, संचयी बारंबारता वक्र कैसे बनता है, इसको देख लीजिए, ऐसे बनता है कुछ। 1 2 3 4, ये मान चलिए 5 होता है, या ये 10 होता है, ये 20, ये 30, ये 40, और इधर कुछ ऐसे चलता है, ये लाइन रहती है। ये हम मान लेते हैं कि 0 है, फिर ये 5 है, फिर ये 10 है, 15 है, 20 है, ऐसे समथिंग चलेगा। ठीक है, ये होगा। ये प्राप्तांक वाला होता है, प्राप्तांक होता है। और ये वाली संचयी बारंबारता होती है, इधर ये क्या होती है? संचयी बारंबारता। ठीक है, ये संचयी बारंबारता और ये प्राप्तांक होती है। तो इसी पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं तोरण। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? तोरण। क्या बोलते हैं? तोरण। इसको ध्यान रखिएगा, यही क्या होता है हमारा? तोरण होता है। ठीक, ये हुआ। अगला देखिए, वस्तुओं को, वो वस्तुओं को एक दूसरे को पूरा पूरा ढकने के गुण को क्या कहते हैं? देखिए, वस्तु जैसे कोई एक वस्तु ये है, ये सपोज दैट एक सिलेंडर है, बेलन। ये सिलेंडर है, इसको ढकना है तो इससे बड़ा होना चाहिए सिलेंडर हमारा, ये हो जाएगा इसको ढकने के लिए। ये ढक लिया इसको, तो इससे बड़ा एक सिलेंडर होना चाहिए। तो बताइए मुझे, अब इसमें ऑप्शन दिया है सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब ये होता है कि जिसमें सभी अंग बराबर बराबर हो। जब सभी अंग बराबर होगा तो इसको ढक नहीं पाएगा। सर्वांग समता में से कोण भी बराबर होना चाहिए, भुजा भी बराबर होनी चाहिए, क्षेत्रफल भी बराबर होना चाहिए। ये सर्वांग समता की प्रॉपर्टी होती है। तो ये ऐसा संभव नहीं है, अगर इसमें क्षेत्रफल भी बराबर रहेगा तो एक दूसरे को कभी कदापि नहीं ढक पाएगा, कतई नहीं ढक पाएगा। जब एक का क्षेत्रफल कम, दूसरे का क्षेत्रफल अधिक हो, और एक की लंबाई कम है, दूसरे की लंबाई ज्यादा हो, तभी ये दूसरे एक दूसरे को ढक पाएगा। समरूपता, समरूपता में ये होता है कि एक समान रूप जैसा हो, तो एक समान रूप जैसा होने के से भी तो बिल्कुल नहीं ढक पाएगा। एक समरूपता मतलब जैसे, अगर आप ये देखे हैं, ये है समरूपता, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होनी चाहिए, ये भुजा बराबर होनी चाहिए, ये भुजा बराबर होनी चाहिए। अगर ये सब बराबर होने चाहिए तो उसको ढकेगा कहाँ से? पूरी पूरी नहीं ढक पाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सर्वांग समता वाला भी गलत, समरूपता वाला भी गलत। अध्यारोपण, जी बिल्कुल, अध्यारोपण यानी पूरी तरीके से उसको उस पर अध्यारोपित है। तो यही हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? अध्यारोपण। ये भी गलत है। ठीक, चलिए, सर्वांग समता में होता है। देखिए, सर्वांग समता में हमने बताया था कि उसकी बनावट समान होनी चाहिए, बिल्कुल। आकार भी समान होना चाहिए, बिल्कुल। समान क्षेत्रफल होना चाहिए, यानी ओवरऑल कह ले हम कि उसका कोण बराबर होना चाहिए, क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, बनावट बराबर होना चाहिए, ये सब सारी चीजें बराबर होनी चाहिए। जबकि इसमें ऑप्शन में केवल एक एक दिया है कि केवल बनावट समान हो, नहीं। समान केवल आकार हो, नहीं। समान क्षेत्रफल हो, नहीं। ये सब मिलाकर के हो, यानी इनमें से कौन सही है? सब। एक साथ सब होना चाहिए, बनावट भी समान होना चाहिए, आकार भी समान होना चाहिए, क्षेत्रफल भी बराबर समान होना चाहिए। तो ओवरऑल हम ये कह देंगे कि ये सभी सही है। आंसर कौन सही है? ये सभी। ठीक है, चलिए। सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है क्या? कोण हमने फिर बताया कि कोण भी समान होना चाहिए, भुजाएं भी समान होना चाहिए, क्षेत्रफल भी समान होना चाहिए। तो ओवरऑल कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ये सभी द। अब सर्वांग समता की शर्तें होती है, देखिए, सर्वांग समता में शर्तें मेन होता है। इसमें क्या होता है कि यस फॉर होता है साइड, ए फॉर एंगल, यस फॉर साइड, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड, ये सब होना चाहिए। यानी हिंदी में अगर हम कहें, तो हिंदी में कहेंगे तो भू को भू, भू को भू पहला हो गया, और दूसरा हो गया भू भू भू, भू भू भू,
ठीक। तीसरा हो गया को को भू, यानी भुजा कोण भुजा, भुजा भुजा भुजा, कोण कोण भुजा। जैसे दो त्रिभुज दिया हुआ है ये, इसमें सर्वांग समता होने की शर्त ये होंगी, भुजा बराबर हो और ये कोण बराबर हो, फिर ये भुजा बराबर हो, तब भी क्या होगा, त्रिभुज हमारा सर्वांग सम होगा। या फिर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, ये वाला दूसरा। या फिर दो कोण और एक भुजा बराबर हो, तब भी क्या होगा, वो सर्वांग सम होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सही है, सभी, ये सभी। चलिए देखिए 63 नंबर कह रहा है, समान कोणीय दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती कहलाती हैं। यानी समान कोणीय दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। देखिए संगत भुजाएं समानुपाती का मतलब क्या होता है, ये कोण समान हो, कह रहा है समान कोणीय, एंगल समान हो, दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं, यानी संगत भुजाएं मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, और ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, और ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, तो क्या होगा, वो समरूप का होता है, वो समरूप जैसा होता है। तो क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन स समरूप होगा। कह रहा है संख्याओं 10, 65 एवं 91 का लघुत्तम समापवर्तक ल सा पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को बताया गया है कि ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं को, इन संख्याओं से पूरी पूरी क्या हो जाती हो, विभाजित हो जाती हो। ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी क्या हो जाती हो, विभाजित हो जाती हो, तो वो क्या कहलाएगी, लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगी। जैसे 60 नंबर को और देख लीजिए। अगर हम बात करें 130 की, तो 10 से कट जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या ये 65 से कटेगा, 5 36 6 36, दिक्कत होगा। तो ये अब हम 65 की बात कर लें, 65 10 से कट जाएगा, 65 से कट जाएगा, लेकिन 91 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 910 देखिए, ये 10 से कट जाएगा, 91 बार जाएगा, और जब आप 65 से काटेंगे ना, तो ये 14 बार जाएगा, 14 बार कट जाएगा, और 91 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन स सही है। ठीक है, ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन स। फिर 65 नंबर देखिए, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर से ये बीटीसी 2016 पूछा गया था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए फिर से आ गया है। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं, अनंत होती हैं, इसको याद कर लीजिए। अब कहा 3 + 2 × 7 का मान होगा, 3 + 2 × 7 का मान क्या होगा। तो देखिए अंदर इसका गुणा करा लीजिए, 7 का गुणा 3 के साथ होगा, 3 × 7 हो जाएगा। फिर 7 का गुणा जब 2 के साथ होगा, प्लस 2 × 7 मिल रहा है, यानी 3 × 7 और प्लस 2 × 7। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, जो ऑप्शन मिल रहा होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो 3 × 7 और प्लस 2 × 7, कौन सा ऑप्शन बस सही है। चलिए x-7 और x-9 का गुणनफल बताइए। चलिए गुणा कर दीजिए, x-7 में किसका गुणा करना है, x-9 में। तो x का गुणा x के साथ क्या हो जाएगा, x² हो गया। फिर x का गुणा 9 के साथ होगा, -9x हो जाएगा। फिर -7 का x के साथ -7x, और माइनस माइनस प्लस 7 9 के 63 हो गया। ठीक, तो हो जाएगा x² -9 7 16, -16x, और प्लस कितना 63। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, x² -16x प्लस 63, ऑप्शन नंबर अ, पहला ऑप्शन सही है। चलिए देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार होगा। बहुत सही प्रश्न है। देखिए फार्मूला होता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, चलिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो इसका आधार पूछ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर 1/2 आधार गुणित 1 मीटर। तो यहाँ देख लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, मैनेज करिएगा आप लोग। यहाँ से देख लीजिए,
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित्ते आधार गुणित्ते ऊंचाई, यही होता है। तो क्षेत्रफल दिया है कितना, 48 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दिया है, 48 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 1/2 गुणित्ते ऊंचाई दिया है, आधार पूछ रहा है। तो आधार ए हो जाएगा इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, 8। अब 2 चौके 8, कट गया, बचा कितना 48 इक्वल टू 4 ए बचा। ए 4 से 4 काट दीजिए, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, यानी ए इक्वल टू कितना आ गया, 12 क्या सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। देखिए अगर ये लघु उत्तरी में आता है या अति लघु उत्तरी में आता है तो आप सवाल लगाने के बाद यूनिट अवश्य लिखिएगा, अन्यथा यूनिट का भी नंबर कट जाएगा। ऐसा नहीं कि A = 12 लिख देंगे। तो अगर अति लघु उत्तरी या लघु उत्तरी में है तो आपको यूनिट अवश्य लिखना होगा। अगर यूनिट आप नहीं लिखे हैं तो आपके सवाल के नंबर भी कटेंगे। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, 12 सेंटीमीटर पहला। परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या होगी, कह रहा है परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या क्या होगी। देखिए छोटी परिमेय संख्या वो होती है, अगर माइनस लगा है तो माइनस लगा है तो जितनी बड़ी संख्या होगी अगर उसमें माइनस लगा देंगे तो उतनी वो छोटी हो जाती है। जैसे ये 1/9 की बात करते हैं, अगर हम 4/9 की बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है 1/9 छोटा होता है, लेकिन माइनस लगने की वजह से ये 1/9 बहुत बड़ा हो गया, तो ये छोटी परिमेय संख्या नहीं है। और ये ऑलरेडी इसमें माइनस नहीं लगा है, ये तो बहुत बड़ा ही है। ये भी इसमें भी माइनस नहीं लगा है इसलिए ये बहुत बड़ा है, जबकि पूछ रहा है छोटी। अब बचा चौथा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन देखिए अगर माइनस हम हटा के बात करें तो 4/9 से बड़ा 7/9 है, लेकिन अगर हम माइनस लगा के बात करेंगे तो ये उतना ही छोटा हो जाएगा, जितना बड़ा था उतना ही ये छोटा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन 10 सही है। ठीक, देखिए 70 नंबर देखिए, कह रहा है सवाल 16, 32 और 64 का लसाअ, फिर से वही लघुत्तम समापन तक आया है। तो ऐसी संख्या जो ये दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो देखिए 64, देखिए 16, 16 × 4 = 64, 32 × 64 और 16 64 × 64, यही है, यही विभाजित हो जा रहा है। 32 16 से कटेगा, 32 से कटेगा, लेकिन 64 नहीं कटेगा। ऐसे 16 भी है, 16 से कट जाएगा लेकिन 32 और 64 से नहीं कटेगा, 8 भी नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन 64 ये सही है। 71 नंबर देखिए, समीकरण 1.5y - 7 = 0.5 का हल है। देखिए क्या है, 1.5y -7 = 0.5y, बस कैलकुलेशन करना है। 1.5y माइनस इसको ले आइए इधर कर दीजिए, 0.5y हो जाएगा, और इक्वल टू ये 7 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो 1.5 में से 5 घट जाएगा तो कितना आएगा, वो 1 आएगा, 1y = 7, आंसर कितना आ गया, y = 7 आ गया। क्या आ गया, 7, ऑप्शन ब सही है। अब 72 नंबर देखिए, 72 नंबर का रहा है कि y z - x + z, x - y + x y - z, इसका अंदर गुणा करा देना है। जब अंदर गुणा करा देंगे तो देखिए होगा क्या, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए y का हम डायरेक्ट गुणा कराते जाते हैं, y का z में होगा तो क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। फिर y का x में होगा कि तो क्या होगा, -y x हो जाएगा। फिर प्लस z का x में होगा तो क्या होगा, ZX हो जाएगा। फिर Z का Y में होगा तो क्या होगा, -ZY हो गया। फिर प्लस प्लस यक्स का Y में होगा तो क्या होगा, XY या YX, ये। फिर -Y का Z में होगा तो YZ। अब देखिए YZ ये प्लस है, ये माइनस कट गया, YX माइनस है ये, और ये प्लस है कट गया, ZX ये माइनस ये प्लस, खुदा बाहर निकली छुईया, तो आया कितना आंसर, 0। कौन सा ऑप्शन सही है, द। चलिए
कह रहा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर, त्रिभुज की संगत ऊंचाई। फिर से वही सवाल, क्षेत्रफल कितना दिया है? 45 दिया है, 1/2 आधार गुणित लंब, आधार कितना दिया है? 15, लंब या ऊंचाई, ऊंचाई एच पूछ रहा है। तो 45 दूना के 90 बटा कितना? 15 बराबर एच, 15 छक्का 90 आया 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा? स सही है। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव जीरो, हमेशा जीरो होता है, याद रखिएगा इस चीज को। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक हमेशा क्या होता है? जीरो होता है, याद रखिएगा। 56, 70, 84 का लघुत्तम समापक, तो फिर वही से सवाल है, इसका ऑप्शन सही होगा। 840 ऐसा होगा जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। इसको आप लगा लीजिएगा। समीकरण 2.8x बराबर 5.4 इंटू एक्स का हल है। कह रहा है इसका हल बताइए क्या होगा। फिर से वही करना, 2.8 में ये एक घटा देना है, यानी 2.8 यक्स में इस यक्स को पंक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस यक्स, क्या हो जाएगा? माइनस एक्स बराबर कितना होगा? 5.4। तो 2.8 में से एक एक गया, एक एक्स गया, कितना आएगा? 1.8 यक्स आ जाएगा, इक्वल टू 5.4। तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5.4 अपॉन 1.8। 18 3 के 54, दशमलव कट गया, एक्स की वैल्यू आई कितनी? 3। आंसर 3 हो गया। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का 77 नंबर देखिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बीटीसी 2017 में पूछा गया है। ठीक है, 2017 में पूछा गया है। चलिए इस प्रश्न को लगा लेते हैं। 77 नंबर, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 400√3 वर्ग सेंटीमीटर तो उस त्रिभुज का परिमाप, सबसे पहले आप भुजा निकालिए। चलिए यहाँ देख लेते हैं 77 नंबर। 77 नंबर ये कह रहा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था। 77 नंबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर √3/4। ये फार्मूला होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना? ये दे रखा है 400√3 बराबर, हमें भुजा निकाल देनी है a² इंटू √3/4। ये पहले अगर हमें भुजा निकल जाएगा तो परिमाप आ जाएगी। √3 से √3 कैंसिल, तो 4 का इधर गुणा हो जाएगा, 400 हो जाएगा, इक्वल टू 4 और बराबर कितना? a²। यहाँ से a निकालेंगे तो 400 इंटू 4, ये इधर करड़ी लग जाएगी। अब इसका वर्गमूल निकालिए, 400 का वर्गमूल 20 और 4 का वर्गमूल 2। a की वैल्यू कितनी आई? 20 दूना 40, ये आ गई 40। 40 क्या? सेंटीमीटर। a बराबर 40 सेंटीमीटर। अब क्या इसका पूछ रहा है? इसका पूछ रहा था परिमाप, त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 3 इंटू ए इसलिए होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो जुड़ जाएगा a प्लस ए क्या होगा? 3a, ये हो गया। तो 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी? 40 सेंटीमीटर आया है, 4 × 3 = 12, कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर। आंसर कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? 77 नंबर का 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन ब सही है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप कर लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। देखिए होता क्या है कि अगर आप मैथ नहीं भी पढ़े होंगे, अगर आप इस सीरीज को, मेरे इस सीरीज को लगा लेंगे, अच्छे तरीके से देख लेंगे, तो बड़े ही आसानी से मैथ के प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन की मैं बात करता हूँ और सवाल को, एक एक सवाल को लगा कर दिखा रहा हूँ। चलिए ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है x² माइनस 2xy प्लस 9y² x² प्लस 2xy माइनस 8y² का योगफल। कह रहा है इसको जोड़ना है। तो चलिए सिंपल मेथड से हम इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ते कैसे हैं? वो क्या जाएगा? x² माइनस 2xy प्लस 9y², जोड़ना है प्लस, इसको जोड़ दीजिए, x² प्लस
2xy माइनस 8y स्क्वायर जोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2xy और प्लस 2xy ये वाला ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 8y स्क्वायर में से नौ, सॉरी 9y स्क्वायर में से 8y स्क्वायर गया, कितना आएगा? 1y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही आंसर होगा। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऑप्शन ब सही है। ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? देखिए अभाज्य संख्या बताया गया था, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो वह स्वयं अपने से और एक से कटे, इसके अलावा और किसी संख्या से ना कटे। ठीक है। यानी जिसके दो से अधिक गुणनखंड ना हो, वही हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए जैसे 9 की बात करें, 9 3 से भी कट जाएगा, 9 9 से भी कट जाएगा और 9 1 से भी कट जाएगा। ठीक है। तो 9 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। इससे गुणनखंड कितने हो गए? 3 गुणनखंड हो गए, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 18 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 11 ही एक ऐसा है जो अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 11 से कटेगा और 1 से कटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 10 सही है। इनमें कौन सी भाज्य संख्या होती है? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, यानी दो से अधिक हो जाए कुछ भी। जैसे 6 है, 6 के कितने कितने गुणनखंड होंगे? 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा और 1 से कटेगा। दो से अधिक गुणनखंड है। भाज्य संख्या यही है। 23 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 31 अभाज्य संख्या है, क्योंकि इन सब के गुणनखंड केवल दो होंगे, 7 1। और 31 31 से कटेगा और 1 से कटेगा। 23 23 से कटेगा और 1 से कटेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 81, 24 तथा 36 का मसप। देखिए अब पूछ रहा है 24 और 36 का मसप क्या होगा। अब मसप के केस में लसप के केस से उल्टा हो जाता है ये मसप। यानी महत्तम समापवर्तक जो होता है वो लघुत्तम समापवर्तक से उल्टा हो जाता है। जैसे 24 और 36, इसमें एक ऐसा गुणनखंड होगा इस चारों ऑप्शन में जो 24 और 36 को पूरा पूरा विभाजित कर देता होगा। तो ऐसा कौन सा? 12 गुना 24, 12 तिया 36। ठीक है। हम यही है। 18 को भी चेक कर लीजिए, 18 दुना 36, लेकिन 18 24 से नहीं कटेगा। 16 दुना 32, 16 एक बीस से भी नहीं कटेगा। तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन अ, पहला 12 सही होगा। ठीक है। अब कह रहा है व्यंजक बया एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का म स है। कह रहा है इसका म स पूछ रहा है, ल स नहीं पूछ रहा है, म स पूछ रहा है। तो म स में क्या होगा? सबसे पहले आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा, इसका विस्तारित रूप निकालना होगा। इसका विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो विस्तारित रूप होगा, ए प्लस बी क्यूब बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो लग जाएगा यहाँ पे। जैसे ये है एक्स क्यूब प्लस वन इसकल टू क्या होगा? इसको भी आप क्यों मान लीजिए, एक के पावर 3 लगा लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, यानी एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यक्स प्लस एक, और अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस ए बी का मतलब यक्स। ठीक, ये हो गया। और अगला ये है यक्स स्क्वायर माइनस वन, ये वर्गांतर का फार्मूला है, यक्स स्क्वायर माइनस वन वर्गांतर का फार्मूला, यानी एक क्वेश्चन में यक्स प्लस ए और अगले क्वेश्चन में यक्स माइनस ए। तो देखिए म से अगर हमको निकालना है तो म से के केस में म स म स के केस में वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो कॉमन देखिए ये वाला कॉमन बन रहा है, यानी कॉमन क्या हो जाएगा? यक्स प्लस वन, यही कॉमन बन रहा है सबसे छोटी घात। तो इस आंसर इसका यक्स प्लस वन हो जाएगा, ऑप्शन अ सही है। ठीक है। फिर कह रहा है 83 में 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4xy का लघुत्तम समापवर्तक। कह रहा है इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो देखिए जब किसी का लघुत्तम समापवर्तक पूछे इस तरीके से प्रश्न रहे ना, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले इस 3 और 4 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। 4 3 12 हो गया। अब इसमें ऑप्शन खोजिए, 12 कहाँ है? ये 12 ये है,
यानी ऑप्शन हमारा मिल गया, 4×3 = 12 ये होगा। और चेक कर लीजिए। और दूसरी बात क्या होगा कि जो भी चर पद दी हुई है, यक्स और वाई दी है, उसका जो मैक्सिमम घात होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यक्स का अधिकतम घात कितना है, यक्स स्क्वायर है। और यहाँ क्योंकि यहाँ यक्स स्क्वायर है, यहाँ यक्स पावर 1 है, तो अधिकतम घात यक्स स्क्वायर हुआ। वाई के साथ वाई स्क्वायर है और इसका अधिकतम घात वाई का 2 है, यहाँ पे 1 है। तो इसका इन दोनों का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 4×3 = 12 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑप्शन सही है। ठीक, ये। अब फिर यहाँ पे वही फिर यहाँ पे आ गया लस पूछ रहा है। तो अब इसमें देखिए, इसमें अचर पद नहीं दिया है, सीधा इसका यक्स और वाई के फॉर्म में आंसर आएगा। तो यक्स का अधिकतम घात खोजिए कहाँ है, यक्स क्यूब है। और वाई का अधिकतम घात खोजिए कहाँ है, वाई क्यूब है। इसका आंसर क्या होगा, यक्स क्यूब वाई क्यूब, ऑप्शन वह सही है। ठीक। 85 नंबर देखिए, इसका म सा पूछ रहा है। म सा के केस में जस्ट उल्टा हो जाता है, उसमें सबसे छोटी घात खोजना होता है। म सा में सबसे छोटी घात खोजना होता है। तो सबसे छोटी घात यक्स का कौन सा है, यक्स स्क्वायर है। और वाई का कौन सा है, वाई स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या होगा, यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑप्शन सही है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, आपको कुछ करना नहीं होगा। आपको इस तरीके से नहीं करना होगा कि हम यक्स क्यूब लिखें, फिर वाई स्क्वायर लिखें, और फिर उसके बाद क्या लिखें, यक्स स्क्वायर लिखें, फिर वाई क्यूब लिखें, फिर यक्स घाते 4 लिखें, वाई घाते 4 लिखें। ये, अब इसको हम अलग अलग करें, यक्स इंटू वाई ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर म सा पूछ रहा है तो सबसे छोटी घात को खोज के रख लीजिए, और ल सा पूछ रहा है तो सबसे बड़ी। अगर इसका पूछता कि इस प्रश्न का 85 का पूछता कि इसका ल सा क्या होगा, तो ल सा यक्स घाते 4 वाई घाते 4 हो जाता। ठीक, यानी द ऑप्शन सही हो जाता तब। कब, जब ल सा पूछता तब। 86 भाज्य का सूत्र है। अब देखिए कह रहा है 86 में कि भाज्य का सूत्र क्या है। तो देखिए यहाँ एक भाग आप देते हैं, जैसे ये हो जाता है आपका, 2 से भाग दीजिए आप 5 में, तो कितनी बार जाएगा, 2×2 = 4। ये क्या बचा, 1। ये क्या होता है, ये शेषफल होता है। ये क्या है आपको पता होगा, ये शेषफल है। और ये क्या है, ये भागफल होता है। जितनी बार जाता है वो क्या होता है, भागफल होता है। और ये वाला क्या होता है, बीच वाला क्या होता है, ये भाज्य होता है। ये भाज्य, और ये वाला क्या होता है, भाजक होता है। ठीक, ये। तो इसका अगर हम कंसेप्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भाजक बराबर हो जाएगा, भाजक बराबर भाज सॉरी भाजक नहीं, भाज्य बराबर, बीच वाले के बराबर होना चाहिए। भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, भागफल और प्लस क्या, शेष फल। देखिए इसको हम सिद्ध करके बता रहे हैं। पहले देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और प्लस शेषफल, ऑप्शन द सही है। इसको मैं सिद्ध कर दे रहा हूँ। यहाँ जो भाग दिया गया है, भाज्य कितना है, 5 है, भाज्य 5 हो गया, बराबर भाजक कितना है, 2 है, 2 इंटू भागफल कितना है, कितनी बार गया है, 2 बार गया है, 2 हो गया। और प्लस शेषफल कितना आया, 1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होना चाहिए। 5 बराबर 2×2 = 4, 1 के 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये है। तो इसका ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन द सही है। चलिए, 87 नंबर, 87 कह रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, जीरो है क्या, नहीं, जीरो पूर्ण संख्या में आता है। जीरो हमारा किस में आता है, पूर्ण संख्या में आता है, इसलिए ये नहीं सही है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो एक होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से लेकर के गणन की, एक से लेकर के स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 ऐसे लेके अनंत तक जाती हैं। एक से लेकर के गण की अनंत तक की गिनती जो होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। अगर कह दे पूर्ण संख्या, तो जीरो से स्टार्ट हो जाता है, 0 1 2, ये हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। कहाँ तक जाता है, अनंत तक। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, अब देखिए,
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? एक की पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ना तो जीरो होगा और ना दो होगा, ना तीन होगा। पूर्ववर्ती में एक कम होना चाहिए, लेकिन जीरो में पूर्ववर्ती में नहीं आता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, एक की पूर्ववर्ती संख्या होती ही नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 101 से बड़ी क्रमागत संख्या क्या है? स्वाभाविक सी बात है, 101 से बड़ी क्रम से आने वाली संख्या 102 होगी। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली संख्या है, इसमें एक और जोड़ दीजिए तो कितना होगा? बराबर 102 ही ना होगा। तो 101 की क्रमागत संख्या कितनी होगी? 102 होगी। ठीक, ये 15 - 12 × 3 बराबर 15 × 3 -12 × 3 किस नियम के आधार पर सत्य है? देखिए, ये व्याकरण, ये गुणन का बंटन नियम है, ये पढ़ाया जा चुका है। आप पिछले वीडियो में आप जाके देख लीजिए, वहां पे समरक नियम, बंटन नियम और साहचर नियम ये सारे पढ़ाए जा चुके हैं। तो ये हमारा कौन सा नियम है? गुणा का बंटन नियम है। ठीक, चलिए, कह रहा माइनस इंटू कोष्टक -8 का योगात्मक प्रतिलोम। देखिए, योगात्मक प्रतिलोम बताया गया था, जिस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए उस संख्या में ऐसी संख्या जोड़िए जिससे उसका मान क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जैसे ये क्या है? -8 और माइनस, इसको हम सबसे पहले हल कर लेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +8 हो जाएगा। ये +8 हो गया। अब +8 में ऐसी संख्या जोड़िए, या जो भी कुछ भी करिए, घटाइए, जोड़िए, जो इसका मान क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे हम? -8 अगर हम जोड़ दें या -8 या घटा दें, जो भी बात करें, जैसे +8 है और हम जोड़ दें कितना? -8। ये इसीलिए इसको बोला जाता है कि जोड़ने पर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? +8 और -8 कितना हो जाएगा? जीरो। तो इसका आंसर कौन सा होगा? -8 होगा। 92 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्याएं नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? हमेशा ये बार बार पूछा जाता है। पाई ऐसी है जो अपरिमेय संख्या है, बाकी सारी परिमेय संख्याएं हैं। पाई हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है। 93 नंबर देखिए, धन पूर्णांक 3a + 5 के ठीक बाद का धन पूर्णांक क्या होगा? उसमें एक और जोड़ दीजिए। अरे भाई, 3a + 5 कह रहा है, इसका पूछ रहा है इसका ठीक बाद का धन पूर्णांक एक इसमें जोड़ दीजिए, तो 3a + 6 हो जाएगा, वही उसका धन पूर्णांक संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ब सही है। निम्नलिखित में से योगात्मक तत्सम है? योगात्मक तत्सम कौन सा है? योगात्मक तत्सम हमने बताया था, योगात्मक तत्सम जिन दोनों का योगात्मक तत्सम पूछे उसका हमेशा योग कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ऑप्शन असही है। 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम। अब 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम फिर से वही है कि अगर ये 7/3 है, इसमें हम ऐसा क्या जोड़े कि इसका मान जीरो हो जाए। तो आप स्वाभाविक सी बात है कहेंगे कि -7/3 आप जोड़ दीजिए, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना होगा? -7/3। जो दिया रहे उसमें अगर माइनस दिया है तो प्लस लगा के वही संख्या कर दीजिए, उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है तो उसको अपोजिट कर दीजिएगा। गुणात्मक प्रतिलोम अगर पूछता है 7/3 का, तो 3/7 हो जाएगा, तब भी मान जीरो ही होगा। सॉरी, तब मान एक होगा। गुणात्मक प्रतिलोम में ऐसा संख्या से गुणा करिए उसका मान क्या आ जाए? एक आ जाए। तो 3 से 3 कट जाता है, 7 से 7 कट जाता है, वैल्यू कितनी आती है? एक। तो 95 नंबर का आंसर क्या होगा? ब सही होगा। ठीक है। चलिए, 96 नंबर देखिए, x² - 1 / x + 1 का होल स्क्वायर का सरलतम रूप, चलिए देख लेते हैं। ये वाला देखिए वर्गांतर का सूत्र बन गया, इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में x + 1 और अगले क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते हैं? यक्स -1 ये लिख सकते हैं, बटा नीचे वाले को x + 1 का होल स्क्वायर के रूप में ही रहने दीजिए। तो देखिए, एक घात इससे कट जाएगा, एक घात इससे कट गया, तो बचा क्या? आया x -1 और बटा कितना? x + 1। आंसर कौन है? x -1 x + 1 असही है। 97 परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य है। कोई दिक्कत नहीं है, बस समतुल्य का मतलब देखिए, इसको छोटा कर दीजिए, तो काट दीजिए इसको। 3 × 8 = 24। देखिए, 3 × 8 = 24 और 15 × 3 = 45। ऑप्शन कौन सही है? -8/15, ये सही है। फिर 98 करा, समीकरण समीकरण x/4 + 10 = -4 में x का मान निकालिए। इस सवाल को आप लगा दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है, लगा के बताइए इसका आंसर कितना आएगा।
ये आपके लिए कमेंट आप अवश्य करिए, इसका आंसर कितना होगा, 98 का आंसर कितना होगा और कैसे होगा, इसको लगाइएगा। 99 एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू दिया है 1.6, 1.6 का होल स्क्वायर करा दीजिए, 16 16 में 256, कितने अंक पे दशमलव हो जाएगा, 2 अंक पे, तो कितना होगा 2.5 वर्ग मीटर, कितना वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। ये अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं, 2, क्योंकि इसके कितने गुणनखंड होते हैं, एक तो ये 2 से स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, इसलिए सबसे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2018 में पूछा गया है। और ये टेट वगैरह में भी पूछता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 3 नहीं होती, 2 होती हैं। गलती से लोग 3 लगा देते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, नहीं तो गलती से लोग 3 लगा देते हैं, जबकि 3 नहीं होता है, 2। 2 अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। चलिए द लास्ट प्रश्न है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 12 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज की ऊंचाई, ऐसा कई सवाल कराया जा चुका है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। आप इसको सवाल को बताइएगा, इसका आंसर कितना आएगा, कैसे लगेगा। ठीक है। आप अगर कोई क्वेरी आपसे हो, कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप इस हमारे टेलीग्राम टीएसपी टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे वीडियो में दिया जा चुका है, तो आप इससे जुड़िए। और अगर कोई भी दिक्कत हो आप, तो आप टेलीग्राम से जुड़ करके अवश्य प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे सारी सीरीज कराई जा रही है टीएसपी क्लासेस में, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका सीरीज स्टार्ट हो गया है। आप सीरीज से अवश्य जुड़िए, क्योंकि सीरीज में जो भी कराया जाता है, जितने भी ऑप्शन रहते हैं, सब ऑप्शन को बताया जाता है, उसके कैसे आंसर हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों को बताया जा रहा है। इसलिए आप बेशक टीएसपी के सीरीज से जुड़ जाइए, और समय बहुत कम है, आप पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट सीरीज में, देखेंगे। और ये 101 प्रश्न कराया जा चुका है। अब संभवतः हम सोच रहे हैं कि अति लघु उत्तरीय आपके लिए ला दें, और अति लघु उत्तरीय में सवालों को करा दें। इससे क्या हो जाए, अति लघु उत्तरीय करा दें, कुछ एग्जाम के सेट करा देंगे, जैसे 2017, 2018, 2019 के सेट करा देंगे, सॉल्व करा देंगे, जिससे अगर आप मैथ पूरा नहीं पढ़े होंगे, तो वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारे प्रश्न के टाइप्स मिल जाएंगे, सारे प्रश्न को करा दिया जाएगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप टीएसपी में नए हैं, तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।